कहानी की शुरुआत कैस्पर नाम के गुंडे को दिखाने से होती है जो मैक्सिको का रहने वाला था। एक दिन उसने बेनिटो नाम के एक लड़के को अपनी गैंग में शामिल करने का सोचा और उसे अपने बॉस मागो के पास लेकर के आया। मागो ने बेनिटो को देखा और अपनी गैंग के गुंडों से लड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही बेनिटो मागो के गुंडों पर टूट पड़ा। उसकी फाइट को देख कर के मागो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने बेनिटो का नाम बदल कर के स्माइली रख दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैस्पर मार्था नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मार्था को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैस्पर क्या काम करता है। उसने कई बार कैस्पर से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन कैस्पर ने उसे कभी भी सच नहीं बताया। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसकी गैंग के लोगों को मार्था के बारे में जरा सी भी भनक लगे, इसलिए वो हमेशा उससे छुप कर के मिलता था। उसने स्माइली से भी कहा कि वो मार्था के बारे में किसी को ना बताए। इसके बाद वो स्माइली को गैंग के बाकी लोगों से मिलाने के लिए ले गया। तब मागो ने कैस्पर से पूछा कि आजकल तू कहाँ गायब रहता है, लेकिन कैस्पर ने बड़ी चालाकी से बात टाल दी। इसके बाद मागो ने दुश्मन गैंग का एक आदमी दिखाया और स्माइली को गन देकर के कहा कि इसे नासा के रॉकेट में बिठा दो। अब स्माइली ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा था। इसलिए कैस्पर ने उसकी मदद की और ट्रिगर दबा दिया और इस तरीके से स्माइली उनकी गैंग का हिस्सा बन गया। उस आदमी की मौत के बाद स्माइली बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तब मागो ने समझाया कि बहुत जल्द तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसके बाद जब कैस्पर मार्था से मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि अब तक कैस्पर उससे अपना राज छुपा रहा था। तभी अचानक मागो वहाँ पर अपनी गैंग के लोगों के साथ आ पहुंचा और उसने मार्था को कैस्पर के साथ देख लिया। कैस्पर ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये तो मेरी दूर की रिश्तेदार है। ये सुनकर के मार्था गुस्सा होकर के वहाँ से चली गई। इसके बाद हमें सायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता और चाचा के साथ गैरकानूनी तरीके से मैक्सिको से अमेरिका जाने की फिराक में थे। जब ये तीनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे तब सायरा को उसके चाचा ने एक फोन नंबर दिया और कहा कि अगर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो वो इस नंबर पर उसकी फैमिली को कॉल कर दे। इसके बाद वो छुपते छुपाते मैक्सिको के एक शहर तक पहुंचे और ट्रेन में छुपकर के यूएसए जाने का फैसला किया। उधर मागो ने अपनी एक मीटिंग बुलाई और कैस्पर पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने का इल्जाम लगाया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई अचानक से मार्था उसे ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंची। उसे देखकर के कैस्पर घबरा गया और उसकी पैंट गीली हो गई। वो कैसे भी करके मार्था को गैंग से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब मार्था पर मागो और उसके आदमियों की नजर पड़ चुकी थी। इसके बाद मागो मार्था को अंदर ले गया और उसके गुंडों ने कैस्पर की बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने मागो से सच्चाई छुपाई थी। उधर मार्था से बात करने पर मागो को पता चला कि मार्था कैस्पर की गर्लफ्रेंड है और उसी के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में वो हमेशा गायब रहता था। इसके बाद मागो ने हैवानियत में आकर के मार्था के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मार्था ने मना किया तो गुस्से में आकर के मागो ने उसे जान से मार डाला। इसके बाद उसने बाहर आकर के कैस्पर को मार्था की मौत की खबर सुनाई और तसल्ली दी कि उसे जल्दी ही कोई नई लड़की मिल जाएगी, इसलिए उस लड़की के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मागो ने स्माइली को एक गन दी और कैस्पर के साथ एक नई मिशन पर चलने के लिए कहा। इसके बाद ये तीनों भी उसी ट्रेन में चढ़ गए जिसमें सायरा अपने चाचा और पिता के साथ बैठी हुई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद भारी बारिश की वजह से ट्रेन रुक गई। इसका फायदा उठाते हुए मागो के आदमियों ने पैसेंजर्स को लूटना शुरू कर दिया। तभी मागो की नजर सायरा पर पड़ी और वो उसके साथ भी जोर जबरदस्ती करने लगा। कैस्पर ने जब इस चीज को देखा तो उसे सायरा में मार्था नजर आने लगी और उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में आकर के मागो का काम तमाम कर दिया और फिर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये देखकर के स्माइली भी डर कर के वहाँ से भाग निकला और बाकी के पैसेंजर भी कैस्पर से डर कर के चुपचाप बैठ गए। फिर अगले दिन दो लोगों ने कैस्पर पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन तभी सायरा ने उनका ध्यान भटका कर के कैस्पर की जान बचा ली। उधर स्माइली ने गैंग के लोगों के पास जाकर के जब मागो की मौत की खबर दी तब एल सालो नाम के गुंडे को लगा कि स्माइली भी कैस्पर से मिला हुआ है। अब वो गद्दारी करने के जुर्म में स्माइली को जान से मारने ही वाला था। तभी स्माइली ने उससे वादा किया कि वो कैस्पर को ढूंढ कर के लाएगा। ये सुनकर के एल सालो उसकी बात मान गया और स्माइली को एक गन देकर के कहा कि जैसे ही कैस्पर आए उसे गोली मार देना, लेकिन साथ ही उसे धमकी दी कि अगर तू उसे नहीं मार पाया तो हम तुम दोनों को ही ऊपर पहुंचा देंगे। इसके बाद स्माइली वहां से निकल पड़ा, लेकिन एल सालो को यकीन नहीं था कि स्माइली उसे मार पाएगा, इसलिए उसने अमेरिका में मौजूद अपने साथियों से मदद मांगने का फैसला किया। उधर कैस्पर ट्रेन में ही बैठा हुआ था, तभी उसके पास एल सालो का मैसेज आया जिसमें उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी सायरा ने आकर के उससे बात की और उसे खाना भी दिया। कैस्पर ने उसे
उसे अपना असली नाम बताया और खाना लेकर के खाने लगा। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ती रही और एक स्टेशन पर कैस्पर ने अपना फोन नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि फोन को ट्रैक करते हुए एल सालो उस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तब सायरा ने एक बार फिर से कैस्पर से पूछा कि वो आखिर जा कहाँ रहा है, लेकिन तभी उसके पिता वहाँ पर आ गए और सायरा पर गुस्सा करने लगे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि सायरा किसी हत्यारे से बात करे। तब सायरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि जरूर ये किसी मुसीबत में है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर उसके पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सायरा गुस्सा करके वहाँ से चली गई। वहीं मैक्सिको में स्माइली डैनी नाम के एक और गैंगस्टर से मिला और उसे बताया कि वो मारा गैंग का मेंबर है। स्माइली ने डैनी से कहा कि वो कैस्पर को ढूंढने में उसकी मदद करे। ये सुनकर डैनी फौरन तैयार हो गया। उधर कैस्पर और सायरा में फिर से बातें शुरू हो गई। तब कैस्पर ने उसे बताया कि वो जिंदगी में एक बार हवाई जहाज में बैठना चाहता है। तब सायरा ने भी मजाक में कहा कि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि वो एक शैतान के साथ अमेरिका जाएगी। मुझे लगता है कि शायद वो शैतान तुम हो। फिर कैस्पर ने कहा कि जब हम दोनों यूएस पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें हवाई जहाज की फैक्ट्री दिखाने के लिए ले जाऊंगा। सायरा ने कैस्पर को अपने साथ ही रुकने के लिए कहा, लेकिन कैस्पर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मारा गैंग के गुंडे जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। उधर स्माइली और डैनी की गैंग मिलकर के कैस्पर को ढूंढने में लगी थी। वहीं रास्ते में एक आदमी ने उन्हें बताया कि कैस्पर ट्रेन से अमेरिका जा रहा है। उधर अगला स्टेशन जब आने वाला था, तब कैस्पर ने सभी पैसेंजर को ट्रेन से उतरने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस की तलाशी होगी और इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे लोग पकड़े जाएंगे। कैस्पर की बात मानकर के सभी लोग स्टेशन से पहले ही नीचे उतर गए और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक से कैस्पर को वो गुंडे दिखाई दिए जो उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। गुंडों ने भी कैस्पर को देख लिया और उसका पीछा करने लगे, लेकिन कैस्पर किसी तरह से छुप करके उनसे बच निकला। फिर आखिरकार वो स्टेशन से आगे निकल कर के ट्रेन पर दोबारा चढ़ गया और अब उसकी सायरा की फैमिली से भी दोस्ती हो गई थी। फिर जब सभी लोग सो रहे थे, तब कैस्पर ट्रेन से नीचे उतर गया और ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा। दरअसल उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। तभी उसने सायरा को देखा जो ट्रेन से उतर करके उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देख करके कैस्पर ने वापस उसे ट्रेन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब कैस्पर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर सायरा उसके साथ रही तो गुंडे उसके साथ साथ सायरा को भी मार डालेंगे। लेकिन कैस्पर के पास अब दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो सायरा को लेकर के अपनी एक दोस्त जास्मिन के घर पहुँच गया और सायरा को सही सलामत अमेरिका पहुँचाने में उसकी मदद मांगी। जास्मिन भी इसके लिए तैयार हो गई। फिर उसने इन दोनों को खाना खिलाया और सायरा को आराम करने के लिए भेज दिया। फिर कैस्पर से बातें करने लगी। तब कैस्पर ने उसे बताया कि वो सायरा को बॉर्डर पार करवा करके उसकी फैमिली से मिलवाना चाहता है, लेकिन जास्मिन को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने कैस्पर से कहा कि एल सालो तुम्हें ढूंढता हुआ पहले यहाँ पर आ चुका है और हो सकता है कि वो दोबारा भी आ जाए। लेकिन कैस्पर को पूरा यकीन था कि जास्मिन उसकी मदद जरूर करेगी। उधर ट्रेन में सायरा के पिता की जब आंख खुली तो उन्हें सायरा कहीं भी नजर नहीं आई। उसके चाचा ने कहा कि हमें रुक कर के सायरा को ढूंढना चाहिए, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं था कि आखिर वो है कहां पर, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए यहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ जास्मिन उन दोनों को अपनी गाड़ी में छुपा कर के बॉर्डर तक ले आई, जहां से वो अगली गाड़ी पकड़ कर के बॉर्डर पार जा सकते थे। लेकिन जास्मिन ने यहाँ से निकलते ही एल सालो को कॉल करके इन दोनों का पता बता दिया। वहीं कैस्पर और सायरा जब गाड़ी में बैठे तो कैस्पर अपनी गर्लफ्रेंड मार्था की वीडियो देखने लगा। उसने सायरा से भी पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तब सायरा ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है तुम मेरी फैमिली तक मुझे पहुंचा दोगे। फिर कैस्पर ने सायरा को अपनी बॉडी पर लगे जख्म दिखाए जो उसे मागो के दुश्मनों से लड़ते हुए मिले थे, लेकिन फिर भी मागो ने उसकी गर्लफ्रेंड मार्था के साथ जबरदस्ती की और उसे मार डाला। कैस्पर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अगर सायरा उसके साथ रही तो उसकी भी बर्बाद हो जाएगी। अब ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करके किसी तरह से चेक पॉइंट से आगे निकल आए। वहीं जास्मिन की खबर करने के बाद एल सालो के गुंडे भी उनका पीछा करने लगे। उधर पुलिस ट्रेन में जा रहे लोगों की तलाशी लेने के लिए पहुंची। तब सायरा का पिता पकड़े जाने के डर से भागने लगा और इसी हड़बड़ी में ट्रेन से नीचे गिर करके उसकी मौत हो गई। वहीं सायरा और कैस्पर एक कैंप में पहुंचे, जहां पर सायरा को कुछ लोग मिले जो उसके साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब सायरा ने उनसे अपने पिता और चाचा के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो एक चर्च में जाकर के फूट फूट करके रोने लगी। तभी
तभी केस्पर वहाँ पर आ गया और उसने सायरा को हिम्मत दी। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। केस्पर ने सायरा से वादा किया कि वो उसे न्यू जर्सी पहुँचा कर के ही दम लेगा। सायरा के पिता की मौत के बाद अब उसकी छोटी बहनों का ख्याल सायरा को ही रखना होगा, लेकिन उसे केस्पर की भी चिंता हो रही थी। उसने केस्पर से कहा कि तुम भी मेरे साथ न्यू जर्सी चलो। केस्पर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ये दोनों पैदल चलते हुए एक नदी तक पहुँचे। उसके दूसरी साइड अमेरिका की जमीन थी। तब इन दोनों ने तैर करके उस पार जाने का फैसला किया। सबसे पहले सायरा नदी में कूदी। तभी अचानक से अल्सालो के गुंडे वहाँ पर आ पहुँचे। केस्पर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने इस्माइली आ गया और उसने बगैर सोचे समझे केस्पर पर गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर के सायरा ने उस तरफ देखा। तभी अल्सालो के गुंडों ने आकर के केस्पर को गोलियों से भून डाला। केस्पर को अपनी आंखों के सामने मरता देख कर के सायरा पूरी तरह से टूट गई। उसने जैसे तैसे नदी पार की और पूरी रात वहीं पर बैठ कर के रोती रही। सुबह होते ही वो अमेरिका पहुंची और अपनी फैमिली के लोगों को कॉल किया। वहीं केस्पर को मारने की वजह से इनाम के तौर पर इस्माइली के होठों पर गैंग का टैटू बना दिया गया। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सीन नवंबर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।